व्हाट इज मोमेंटम? प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट, है ना। किसी भी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी और मास के प्रोडक्ट ਨੂੰ ਅਸੀਂ मोमेंटम ऑफ ऑब्जेक्ट बोलते हैं, और ये वेक्टर क्वांटिटी है, और वेक्टर क्वांटिटी है और ये डायरेक्शन केड़ी है? जो वेलोसिटी वाली है, और वेलोसिटी की डायरेक्शन या डायरेक्शन ऑफ मोशन इको चीज ही है। तो इस करके डायरेक्शन ऑफ मोमेंटम, डायरेक्शन ऑफ मोशन, है ना, डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, ये इको चीज है, इन्होंने माइंड च रखना। हुण लॉ ऑफ कंजरवेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम के बारे जो असीं गल करनी है, तो थर्ड यूनिट च स्टार्टिंग च तुहानूं एक टर्म दसी थी कि एक टर्म आती है सिस्टम। सिस्टम का की मतलब है? अंडर ऑब्जर्वेशन, है ना, जिन्हों असीं ऑब्जर्व कर रहे हैं। तो एक सिंगल बॉडी भी हो सकती है, तो कलैक्शन ऑफ बॉडीज भी हो सकती है, सिंगल पार्टिकल भी हो सकता, तो कलैक्शन ऑफ पार्टिकल्स भी हो सकता। तो जिहदे बारे स्टडी कर रहे हैं, है ना। हुण जिस तरह ध्यान दिओ, मतलब ये जिहड़ा सिस्टम है किहनूं सिलेक्ट करना उस वक्त तुहाडा कौन है सिस्टम, वो डिपेंड करेगा सिचुएशन के अकॉर्डिंगली। हुण अगर मान लो असीं एक बॉल नूं उपर नूं थ्रो करते हैं, तो हुण जदों बॉल उपर नूं थ्रो हुई, तो जिस तरह बॉल उपर जा रही है तो स्पीड अप होएगी कि स्लो डाउन होएगी? स्लो डाउन होएगी, है ना। तो उस बॉल की मोमेंटम चेंज करेगी कि नहीं करेगी? करेगी, क्योंकि मोमेंटम की है प्रोडक्ट ऑफ, है ना। तो जो बॉल ऊपर नूं जा रही है तो उसकी वेलोसिटी चेंज हो रही है, तो मोमेंटम भी चेंज होएगी, है ना। हुण इस केस दे विच अगर आप बॉल नूं बोलते हैं कि बॉल की मोमेंटम क्यों चेंज हो रही है, तो ये जिहड़ा क्वेश्चन है कि बॉल की मोमेंटम क्यों चेंज हो रही है, तो इस क्वेश्चन का आंसर देने लई बॉल साडे लई की बन गई? सिस्टम। उन्होंने असीं सिस्टम मान लिया, है ना। तो उन्होंने सिस्टम, जिन्हों सिस्टम मन्निया ना, उस प्रॉब्लम नूं सॉल्व करन लई उन्होंने छड्ड के बाकी सब कुछ कौन है? सराउंडिंग। बाकी सारा कुछ उस प्रॉब्लम की बन जाएगा सराउंडिंग। हुण बॉल जदों उपर नूं सुट्टी है तो बॉल की मोमेंटम चेंज हुई, क्यों चेंज हुई? इसका जवाब देने लई आपां स्टैप वाइज सोचण लग पए हां कि बॉल साडा सिस्टम है, तो बॉल नूं छड्ड के बाकी सारे कुछ च मेन कौन आ गया? अर्थ, जिहदा इंपैक्ट ज्यादा। तो अर्थ की आ गई? सराउंडिंग। तो अर्थ बेटा बॉल के ऊपर कोई फोर्स लगा रही है? ग्रेविटी फोर्स। पर हुण इस प्रॉब्लम च पहला भी दस्सिया सीगा कि जिहड़ी बॉल है, जदों आपां उहनूं एज ए सिस्टम ट्रीट कर रहे हैं और अर्थ सराउंडिंग ट्रीट हो रही है, तो अर्थ द्वारा बॉल से लगाई गई फोर्स किहड़ी कैटेगरी च आएगी? एक्सटर्नल फोर्स। ठीक है, एक्सटर्नल फोर्स की कैटेगरी च आएगी। हुण न्यूटन सैकेंड लॉ की कहता? स्टेटमेंट ऑफ न्यूटन सैकेंड लॉ की है? रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स अप्लाइड। फोर्स अप्लाइड मीन्स एक्सटर्नल फोर्स। तो हुण बॉल जिहड़ी ऊपर थ्रो हुई सी, उहदे ते एक्सटर्नल फोर्स लग रही है? कौन लगा रहा? बॉल नूं थ्रो जदों करता तो बॉल ते कौन फोर्स किहने लगाई? अर्थ ने लगाई। और कोई आंसर? हुण आ पेन है, इस पेन नूं जदों थ्रो करांगे तो इस पेन ते थ्रो होने तो बाद किहदी फोर्स लगेगी? सिर्फ ग्रेविटी लगेगी, है ना। हाथ की फोर्स उदों तक ही पेन से लगनी जब तक के, हाँ,
जिद्दां ही हथों निकल गया तो हाथ वाली फोर्स खत्म। तो जदों इस एग्जाम्पल दे विच बॉल दी मोमेंटम क्यों चेंज हुई, ਉਹਦਾ जवाब दे सकते हैं तुसी भी अर्थ दी फोर्स ग्रेविटी ने चेंज की है ना, क्योंकि ग्रेविटी फोर्स उस बॉल दे लई केड़ी फोर्स मन्नी जाएगी, एक्सटर्नल फोर्स, तो उन्हें चेंज करती है। अच्छा हुण जिस तरह बुलेट है उन्होंने फायर किया ना, जो असीं गन फायर की बुलेट बाहर निकली तो फायर तो पहला बुलेट की मोमेंटम की है, जदों बुलेट गन दे अंदर है बिफोर फायरिंग बुलेट की मोमेंटम कितनी है, आफ्टर फायरिंग नॉन जीरो है बुलेट की मोमेंटम। तो बुलेट की मोमेंटम क्यों चेंज हुई, केड़ी किने लगाई, एक्सटर्नल गन ने लगाई। अच्छा बिफोर फायरिंग गन की मोमेंटम कितनी है और आफ्टर फायरिंग, और गन की मोमेंटम क्यों चेंज हुई, बुलेट ने लगाई फोर्स है ना। तो बुलेट द्वारा लगाई गई गन से फोर्स केड़ी कैटेगरी चाहू, एक्सटर्नल चाहू। गन ते लगाई गई फोर्स सिर्फ जो आप गन ते फोर्स कंसिडर कर रहे हैं बुलेट की, फिर गन साडा सिस्टम है तो बुलेट सराउंडिंग च आ जाना, तो फिर वो एक्सटर्नल च गिनी जाएगी। पर जे मैं कहा बुलेट मास सिस्टम, बुलेट प्लस गन सिस्टम जिहड़ा वा ਉਹਦੇ पे नेट फोर्स कितनी लग रही, वो कितना पता लगा, हाँ तो नेट फोर्स जीरो है। मतलब जो असी गन प्लस बुलेट सिस्टम मानते हैं, दोनों को मिला के सिस्टम मानते हैं, तो नेट फोर्स कितनी आ गई, जीरो आ गई। तो इसका मतलब गन प्लस बुलेट सिस्टम की मोमेंटम च कोई फर्क आएगा कि नहीं आएगा, क्यों नहीं आएगा, क्योंकि बुलेट प्लस गन सिस्टम ते नेट फोर्स जीरो है। हुण ये गल नूं नेट फोर्स जीरो है, तो आ स्टेटमेंट मैं जी लिख रहा इस न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन है, ये पी कौन है, केड़ी मोमेंटम, हुण गल सुनो पुत, हुण आ जिहड़ी एक्सप्रैशन है ना, जे पी गन की मोमेंटम है तो फिर एफ पता की है, गन पे लगन वाली नेट फोर्स। जे पी बुलेट की मोमेंटम है तो एफ की है, बुलेट पे लगन वाली नेट फोर्स। जे पी गन प्लस बुलेट सिस्टम की मोमेंटम है तो फिर एफ की है, गन प्लस सिस्टम पे बुलेट सिस्टम पे लगन वाली फोर्स। मतलब ये जी एक्सप्रैशन है, ये अगर पी की है बॉल की मोमेंटम तो एफ की है, बॉल पे लगन वाली नेट फोर्स। समझ गए, तो ये दिमाग से रखना हमेशा। हुण अगर एफ नूं मैं की किया वा, एफ की है केड़ी फोर्स, नेट फोर्स। नेट फोर्स कितना कैलकुलेट करते हैं, जिन्नियां भी फोर्सेस लग रही हैं। हुण यूजली असी जिन्नियां भी फोर्सेस है उन्हां नूं दो कैटेगरी च वंड के देखते हैं, इंटरनल ते याद है तुहानूं, ते इंटरनल फोर्सेस का वैक्टर सम हमेशा, इस करके नेट फोर्स हमेशा एक्सटर्नल फोर्सेस का ही सम है। ठीक है, तो अगर नेट फोर्स जीरो है तो राइट हैंड साइड की हो जू डीपी बाई डी की हो जू, हुण ए लेफ्ट साइड च मोमेंटम की हो रही है डिफरेंशिएट, और आंसर की आ रहा, इसका मतलब डिफरेंशिएट होने वाली क्वांटिटी की है कांस्टेंट। तो मोमेंटम की है, पर मोमेंटम कांस्टेंट कदों होएगी, जदों नेट फोर्स जीरो है।
और इस लॉ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ law of conservation of linear momentum। तो law of conservation of linear momentum की स्टेटमेंट की हो गई, हाँ, कि इस net force acting on a system is zero, net force acting on a system is zero, then its linear momentum will remain constant। ठीक है। तो अगर थानू कोई पूछे कि एक सिस्टम है जिसते नेट फोर्स जीरो है, तो इसका मतलब उस सिस्टम की टोटल मोमेंटम कांस्टेंट है। और इसका उलट कि अगर थानू कोई कहे कि एक सिस्टम है और उसकी टोटल मोमेंटम की होएगी, ये जो उन्हें दसिया नहीं कि नेट फोर्स जीरो है कि नहीं है, तो क्या वो डिपेंड करेगा। हम देखो, अगर मैनू कोई कहे एक सिस्टम है जिहदे ते नेट फोर्स जीरो है, इसका मतलब मोमेंटम कांस्टेंट होएगी। पर अगर सानू ये दसिया ना जाए कि सिस्टम के ऊपर नेट फोर्स जीरो है कि नहीं है, तो इसका मतलब की है उसकी मोमेंटम दे बारे असी दस नहीं पावांगे कि वो कांस्टेंट है कि, हाँ, समझ गए। तो मोमेंटम कांस्टेंट के बारे श्योरली तुसी तां ही एक्सप्रेस कर सकते अपने व्यूज भी जे थानू पता होए सिस्टम के ऊपर लगन वाली नेट फोर्स जीरो है। और एक नोट करके लिख लो, शुरू च भी दसिया सी, आइसोलेटेड सिस्टम, हाँ, आइसोलेटेड सिस्टम मीन्स नेट फोर्स जीरो। हम जिथे वर्ड आ गया ना आइसोलेटेड सिस्टम, उत्थे सानू ये समझण दी लोड़ है कि हाँ, उत्थे नहीं पूछण दी लोड़ कि नेट फोर्स जीरो है कि नहीं है। आइसोलेटेड सिस्टम का ही मतलब की है नेट फोर्स तो मोमेंटम कांस्टेंट है। आइसोलेटेड सिस्टम की मोमेंटम हमेशा कांस्टेंट है, पर सिस्टम की मोमेंटम कांस्टेंट है कि नहीं है, वो काले पे डिपेंड करता, हाँ, भी नेट फोर्स जीरो है कि नहीं है, पूरा देखना पड़ेगा, है ना। ये दो गल्लां च फर्क है। और जे सानू पता लग जाए कि सिस्टम पे नेट फोर्स जीरो है, इट मीन्स असी की कंक्लूजन ड्रॉ करांगे कि मोमेंटम सिस्टम दी कांस्टेंट। और ਇਹਦਾ उलट भी बेटा भी अगर किसी भी सिस्टम की मोमेंटम कांस्टेंट नहीं है, तो इसका मतलब वो नेट फोर्स जीरो नहीं है, लग रही है ना। हाँ, नॉन जीरो ही होगी, क्योंकि जो मोमेंटम कांस्टेंट नहीं है, बदल रही है, इट मीन्स फोर्स लग रही है, नेट फोर्स लग रही है। और सिस्टम जिहड़ा वर्ड है उसकी क्लैरिटी कर लो, वो सिंगल है ना, बॉडी भी हो सकती है, नंबर ऑफ बॉडीज की कलैक्शन भी हो सकती है, पार्टिकल्स की कलैक्शन भी हो सकती है। तो इस करके उन्होंने मतलब जदों सानू कोई पूछा जाता कि एक बॉल नू असीं उपर नू थ्रो किया, तो उस बॉल की मोमेंटम चेंज हो रही है, क्यों हो रही है, वेलोसिटी का चेंज हो रही, टाइम मोमेंटम चेंज हो रही, क्योंकि उससे नेट फोर्स लग रही है। केड़ी नेट फोर्स है, कौन लगा रहा, ग्रेविटी, है ना। तो इस तरीके नाल आंसर अपन पता होने चाहिए। हुण बेटा लिखो हेडिंग एप्लीकेशंस ऑफ law of conservation of linear momentum।
पहला लिखो रिकॉइल ऑफ गन, रिकॉइल ऑफ गन। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ रिकॉइल ऑफ गन की गल करते हैं तो देखो ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ गन की गल कर रहे हैं तो लेट कैपिटल एम की है मास ऑफ गन, बुलेट स्मॉल एम की है मास ऑफ बुलेट। फिर बेटा दो सिचुएशंस आनगियां, बिफोर फायरिंग ते आफ्टर फायरिंग। बिफोर फायरिंग गन दी वेलोसिटी 0 है, तो फायरिंग तो पहला गन रेस्ट पे है, और बुलेट दी वेलोसिटी भी बिफोर फायरिंग 0 है। हुण बेटा आफ्टर फायरिंग गन मोशन च आएगी, रिकॉइल करेगी ना, तो जस्ट आफ्टर फायरिंग, फायरिंग का मतलब जस्ट आफ्टर फायरिंग गन दी वेलोसिटी नूं आपां कह सकते हैं कैपिटल वी, वेलोसिटी ऑफ गन जस्ट आफ्टर फायरिंग, रिकॉइल वेलोसिटी जिन्हों कहते हैं, और बुलेट दी वेलोसिटी है स्मॉल वी, है ना, जस्ट आफ्टर फायरिंग। उन्हें सिंबल पता लग गए हैं? कितना क्वेश्चन बड़ा वधिया पूछा था। फायरिंग तो पहला बुलेट के बाद चो, हुण देखो भी क्या तुसी गन दी मोमेंटम बिफोर फायरिंग लिख सकते हैं? 0। तो मोमेंटम ऑफ गन बिफोर फायरिंग 0 है। मोमेंटम ऑफ बुलेट बिफोर फायरिंग 0 है। मोमेंटम ऑफ गन बिफोर फायरिंग 0। मोमेंटम ऑफ बुलेट बिफोर फायरिंग 0। फिर लिखो मोमेंटम ऑफ गन आफ्टर फायरिंग कितनी है? फायरिंग आफ्टर फायरिंग गन दी मोमेंटम कितनी है? एम वी, एम केड़ा लाओगे? वी। और इतना ही लिखो मोमेंटम ऑफ बुलेट आफ्टर फायरिंग स्मॉल एम वी, है ना। अच्छा हुण बेटा ये गल वैसे तो आप डिस्कस कर चुके हैं कि जिहड़ी गन है उसकी मोमेंटम बिफोर फायरिंग 0 है ते आफ्टर फायरिंग एम वी है। बदल गई है ना, क्यों बदली है? क्योंकि फायरिंग के दौरान गन के ऊपर बुलेट ने फोर्स लगाई है, और इदा ही बुलेट की मोमेंटम बिफोर फायरिंग ते आफ्टर फायरिंग सेम है कि अलग है? अलग है ना। क्यों अलग है? क्योंकि फायरिंग के दौरान गन ने बुलेट पे की लगाई है? फोर्स लगाई है, फोर्स लगाई है ना। पर हुण लिखो टोटल मोमेंटम ऑफ
total momentum of bullet plus gun system, total momentum of bullet plus gun system before firing, फायरिंग तो पहला कितना कटूंगे, बिफोर फायरिंग दोनों की मोमेंटम नु ऐड कर लो, कितना आंसर आऊ 0 + 0 0 है ना। इदा ही टोटल मोमेंटम ऑफ गन प्लस बुलेट सिस्टम आफ्टर फायरिंग, कैपिटल एमवी प्लस स्मॉल एमवी है ना, यही आ गया। वैक्टर सामने लिख लो, उदा भी लिख सकते, कोई गल नहीं, ये 1D मोशन है ना, उहदे च कोई प्रॉब्लम नहीं। हुण पुत्र देखो ध्यान दियो, जिहड़ी फायरिंग का प्रोसैस है ना, जे आपां फायरिंग के प्रोसैस नूं समझिए टॉय गन तो, फिर भी टॉय गन दे अंदर की है, स्प्रिंग है, स्प्रिंग लगा है ना, ते अगे बुलेट लगा देने हैं। तो एक्चुअली जो पिछों नॉब खिंचते हैं तो स्प्रिंग नू कंप्रैस करता सी, ते जदों असीं ट्रिगर दबाने हैं तो जिहड़ा स्प्रिंग है रिलीज हो जाता, ठीक है। तो स्प्रिंग किहदा पार्ट है, गन दा ही पार्ट है, समझ गए। इस करके मतलब जिहड़ा आपां ट्रिगर दबाने हैं वो कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगा रहे, वो तो असीं प्रोसैस नू इनिशिएट कर रहे हैं। तो ये ना समझिओ भी असीं फोर्स लगाई है ना, वो ट्रिगर हवा नाल दब जाए, वैसे किते अचानक दब जाए, मतलब ਉਹਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ कोई एफर्ट नहीं करना पैंदा, दिमाग 'ਚ यही ਹੁੰਦਾ भी बाहरों फोर्स लगाई है ਤਾਂ गन ਚੱਲੀ, इदां कुछ नहीं है। तो जिहड़ी रियल गन है ਉਹਦੇ 'ਚ भी लगभग यही सेम सिचुएशन है कि ਉਹ 'ਚ स्प्रिंग की जगह जे आपां ब्रॉडली गल करिए तो गन पाउडर हुंदा ना, तो गन पाउडर जिहड़ा कैमिकल है वो बर्न होकर एनर्जी रिलीज करता, वो एनर्जी बुलेट नूं मिलदी है। तो वो भी गन पाउडर भी पार्ट ऑफ गन ही है। ਇਹਦਾ मतलब फायरिंग के प्रोसैस च जदों असीं गन प्लस बुलेट नूं मिला के एक सिस्टम मनते हैं तो एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रही, कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रही, वो सारा कुछ सिस्टम का पार्ट ही एक दूजे ते लगा रहा है। तो लिखो एज नो एक्सटर्नल फोर्स इज एक्टिंग ऑन द gun plus bullet system, gun plus bullet system, so momentum of the gun plus bullet system will remain की रहेगी कांस्टेंट रहेगी। कांस्टेंट का मतलब समझते हैं कि बिफोर फायरिंग ते आफ्टर फायरिंग मोमेंटम बराबर होएगी। हुण बिफोर फायरिंग कितनी कड्डी आपां 0 ते आफ्टर फायरिंग तो बिफोर फायरिंग दी मोमेंटम केड़ी कड्डी आपां गन प्लस बुलेट सिस्टम दी, और ये गन प्लस बुलेट सिस्टम दी आफ्टर फायरिंग है मोमेंटम, ये दोनों बराबर रहनी है ना। तो इस करके बराबर क्यों कर पाए हैं, क्योंकि एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रही। तो इत्थों तुहाडे कोल तो आ की है कि हाँ रिकॉयल वेलोसिटी ऑफ गन भी कह सकते हैं ना। और नेगेटिव साइन ने की दसता भी जिधर नू बुलेट जाएगी उस तो ऑपोजिट गन रिकॉयल करेगी, है ना। और अगली गल सुनो पुत्र,
आ की है मास ऑफ गन है ना। हुण देखो सानू रिक्वायरमेंट की है कि जदों फायर होए तो गन की रिकॉयल वेलोसिटी ज्यादा होए कि घट होए, की सूट करदा घट है ना, क्योंकि जे रिकॉयल वेलोसिटी ज्यादा होएगी तो चलाने वाले लिए मुश्किल है ना, समझे कि नहीं। जो बुलेट वाले ने मरना ही है तो जिन्हें चलाई है उसमें भी प्रॉब्लम खड़ी हो जानी है। तो इसका मतलब रिकॉयल वेलोसिटी की होनी चाहिए है घट। तो रिकॉयल वेलोसिटी कितना घट हो सकती है जेकर मास ऑफ गन, इसे करके गन रिवॉल्वर वो कंपैरेटिवली हैवी होंगी है ना, वो कारण है। प्लस फायरिंग का भी एक प्रोसैस है, जिदा पर्टिकुलरली गन है तो जदों फायर किया जाता तो जिहड़ी गन का पिछला पार्ट है वो शोल्डर दे नाल बिल्कुल प्रेस किया जाता है ना, नाल प्रेस करके फायर करते। उसका कारण की है कि जदों गन नूं मैं अपनी बॉडी नाल जोड़ के फायर करना तो मेरी बॉडी का मास भी गन के मास च इनक्लूड हो गया है ना, तो इस करके रिकॉयल वेलोसिटी होर भी घट जाती है। हुण एक तो यह पॉइंट आ गया। हुण दूसरी गल देखो बे, हुण अगर बेटा मैनू कोई पूछे कि आफ्टर फायरिंग आ केदी मोमेंटम है गन दी, और आफ्टर फायरिंग आ केदी बुलेट दी, और आ एक्सप्रेशन पता की दस रहा कि आफ्टर फायरिंग गन दी और बुलेट दी मोमेंटम मैग्नीट्यूड च बराबर है, डायरेक्शन च ऑपोजिट है ना। तो सानू मोमेंटम नाल डील करने की आदत घट है, वेलोसिटी या मास नाल ज्यादा है। तो हुण क्योंकि साडे दिमाग च बैठा हुंदा कि जदों फायर होएगा गन हैवी है, उहदी रिकॉयल वेलोसिटी घट है, इस करके जदों सानू क्वेश्चन आना ना एग्जाम च कि आफ्टर फायरिंग गन ते बुलेट दी मोमेंटम दी रेशो दसो, है ना, गन दी और बुलेट दी मोमेंटम दी रेशो दसो। तो आफ्टर फायरिंग तो कितनी आनी चाहिए है, 1 आनी चाहिए है, या -1 जे साइन लेना तो -1, जे मैग्नीट्यूड का तो 1 आनी चाहिए। पर जदों आपां कल्ली वेलोसिटी दिमाग च रखते हैं तो फिर सानू गड़बड़ होनी शुरू हो जाती है ना। तो उत्थे ध्यान रखना वा कि कंसैप्ट की है, आफ्टर फायरिंग बुलेट और गन दी मोमेंटम इक्वल बट ऑपोजिट है, मोमेंटम बराबर है, हाँ वेलोसिटी च फर्क है वो क्योंकि मास नाल रिलेटेड है। तो इस करके आफ्टर फायरिंग चाहे बुलेट और गन दी वेलोसिटी च फर्क है बट मोमेंटम दी रेशो मतलब इक्वल टू 1 है या -1। -1 लिखते हैं तो डायरेक्शन इंक्लूडेड है, तो जे 1 लिखते हैं तो उसका मतलब मैग्नीट्यूड कंसीडर हो रहा। तो ये पॉइंट समझना बड़ा जरूरी है, इन्हें भूलना नहीं। दूजी गल काइनेटिक एनर्जी बारे सुनिया, तो काइनेटिक एनर्जी बेटा आ फार्मूला हुंदा ना, ये एक्स्ट्रा लिखियो, के स्टैंड्स फॉर काइनेटिक एनर्जी, है ना, ये एक्स्ट्रा लिखना नोट करके, इनू फिर आपां बुलेट गन नाल जोड़ांगे। हुण ध्यान दिओ पुत्त, हुण जो आ फार्मूला है 12 mv², इनू तुसी इदां लिख सकते हैं, कोई फर्क तो नहीं पिया, है ना। इनू इदां लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, है ना। एक काइनेटिक एनर्जी ते मोमेंटम का रिलेशन आ गया ना, के इज इक्वल टू
हाफ एम वी स्क्वायर तो पता ही है, पी स्क्वायर बाय 2m लिख लिया। हुण ये जिहड़ा फार्मूला इहनूं भुल्लियो ना, बड़ा इंपॉर्टेंट है। दोबारा देखो, हुण इहनूं गन वल लियाइए। आ की है, आफ्टर फायरिंग मोमेंटम ऑफ गन, और आ की है बुलेट, है ना। हुण आपां मान लैंदे आ कि लेट मैग्नीट्यूड की गल कर रहे हैं ना आपां, की नाम देता पी। मतलब इस आर्टिकल दे विच पी का मतलब की आ गया, आफ्टर फायरिंग बुलेट की मोमेंटम ते या कह सकिए गन की मोमेंटम का मैग्नीट्यूड है ना, इदा लिखता। हुण आ वाला जिहड़ा फार्मूला है, जे आपां फॉर गन लिए अप्लाई करिए तो आफ्टर फायरिंग, ये आफ्टर फायरिंग की गल हो रही है। आफ्टर फायरिंग जे मैं थानू कहा कि गन की काइनेटिक एनर्जी कढ़ सकते हैं, गन की काइनेटिक एनर्जी आफ्टर फायरिंग पी स्क्वायर बाय, है ना। ते आफ्टर फायरिंग बुलेट दी हुण गल नूं देखो ना, इंटरस्टिंग गल भी है ते फर्क भी समझो भी। एक तां वेलोसिटी, मोमेंटम, काइनेटिक एनर्जी तीनों हैगियां तां एक दूजे ते डिपेंडेंट ही है, पर है अलग। जिद्दां कि इत्थों क्लीयर हो गया कि बुलेट गन वाले केस च असीं देखिया कि आफ्टर फायरिंग चाहे बुलेट और गन दोनों की मोमेंटम का मैग्नीट्यूड सेम है, पर वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड सेम नहीं है। उसी तरह आप इत्थों भी देख रहे हैं कि आफ्टर फायरिंग गन की काइनेटिक एनर्जी ते बुलेट की काइनेटिक एनर्जी भी सेम नहीं है। ज्यादा किहदी है? क्योंकि पी स्क्वायर तो दोनों लई, 2 भी दोनों लई, पर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास आ गया ना, तो मास ज्यादा किहदा, इस करके काइनेटिक एनर्जी ओदी घट होएगी। तो ये रेशो भी ले सकते हैं। मतलब तो अगर मैनू कोई कहे कि आफ्टर फायरिंग वेलोसिटी ऑफ गन ते वेलोसिटी ऑफ बुलेट दी रेशो कढो, फिर तां इत्थों मैं v बाय स्मॉल v का आंसर लिख सकदा ना, आई है ना। जे मैनू कोई कहे आफ्टर फायरिंग बुलेट और गन की मोमेंटम की रेशो कढो, फिर तो वह 1 ही है। पर जे वो कहे काइनेटिक एनर्जी ऑफ गन एंड बुलेट आफ्टर फायरिंग की रेशो कढो, फिर आई आ गई, है ना। पता लग रहा। हुण अगली गल, हुण टोटल करके देखियो बेटा, नोट करके लिखना आपा ना। बिफोर फायरिंग काइनेटिक एनर्जी ऑफ बुलेट की सी? 0। ते बिफोर फायरिंग काइनेटिक एनर्जी ऑफ गन 0 सी।
total kinetic energy of bullet plus gun system before firing? 0. Total kinetic energy of bullet plus gun system before firing? 0 plus 0 is equal to 0. Or total kinetic energy of bullet plus gun system after firing? तो आफ्टर फायरिंग बुलेट प्लस गन सिस्टम की टोटल काइनेटिक एनर्जी कितना लिखोगे? लिख लोगे ना। हुण ए 0 नहीं है, ਇਹਦਾ मतलब आफ्टर फायरिंग काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम इंक्रीज की है कि डिक्रीज? इंक्रीज है ना। फर्क समझो पुत्र हुण गल नूं। बिफोर फायरिंग मोमेंटम कितनी सी, आफ्टर फायरिंग मोमेंटम कितनी सी? आफ्टर फायरिंग मोमेंटम जिहड़ी है ना वो 0 ही है। आ दोनों का वैक्टर सम 0 नाल इक्वेट नहीं किया, इनू कल्ले कल्ले नू ना देखो, है ना। तो आ सम 0 के बराबर ही है, मतलब कंफ्यूज नहीं होना। टोटल मोमेंटम आफ्टर फायरिंग कितनी है? 0 ही है, बिफोर फायरिंग जितनी है। ठीक है, तो वो की है कि इस करके आ देखो एक्चुअली ये आप स्केलर फॉर्म च लिखी है ना, मींस आ वाली मोमेंटम और आ वाली मोमेंटम मैग्नीट्यूड च इक्वल है ते डायरेक्शन च ऑपोजिट है। तो पर काइनेटिक एनर्जी स्केलर क्वांटिटी है, उसकी कोई डायरेक्शन नहीं है। इस करके आप इतना नहीं कह सकते कि p²/2m प्लस p²/2m इज इक्वल टू 0, नहीं कर सकते, समझे। क्योंकि p² भी कौन है? p², मोमेंटम का स्क्वायर ही है ना, ठीक है ना। पॉजिटिव क्वांटिटी है, स्क्वायर पॉजिटिव क्वांटिटी है, मास भी पॉजिटिव क्वांटिटी है, ते दो पॉजिटिव क्वांटिटीज का सम भी पॉजिटिव ही होना, वो कैंसल आउट नहीं हो सकता कभी। इस कारण करके इतने गलती नहीं कर देनी कि जिदा मोमेंटम बिफोर फायरिंग 0 सी, आफ्टर फायरिंग mv प्लस स्मॉल mv है तो उन्होंने इक्वेट किया सी। वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम नो, पर काइनेटिक एनर्जीज नूं नहीं इक्वेट कर सकते फाइनल नूं ते इनिशियल नूं 0, है ना। ध्यान रखियो, इसका मतलब आपां नूं की ऑब्जर्व होया कि ड्यूरिंग फायरिंग काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बुलेट प्लस गन सिस्टम इज इंक्रीज। और ये कित्थों आई इन्नी एनर्जी? दसिया ना तुहानूं, जिहड़ा गन पाउडर है वो केमिकल एनर्जी का कुछ हिस्सा काइनेटिक एनर्जी च कन्वर्ट हो रहा है ना, बाकी हीट बन जाती है। हुण ये जिहड़ी इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी है, देखो बेटा, तो इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी किहदे बराबर है? ड्यूरिंग फायरिंग इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी गन प्लस बुलेट सिस्टम। ये कितनी आई? तुसी कहने p²/2m प्लस आई आ गई, है ना। एक तो ये फार्मूला आ गया। दूसरा आप इदा भी लिख सकते हैं पुत्र, देखियो एरा मैं डेल्टा के दा मतलब भी है इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी। ये किहदे बराबर है? जिन्नी केमिकल एनर्जी पैदा हुई उहदे बराबर, है ना। इज इक्वल टू kg प्लस के भी लिख सकते हैं,
कि नहीं लिख सकते? हुण kg ओवर kb की रेशो देखो तो पुत्र, है ना? तो आप इत्थे अगर kb कांस्टेंट कॉमन कर लीए तो kg बाय kb प्लस 1 इदा लिख सकते हैं, इनू लिख सकते हैं। हुण kg बाय kb की है? तो kb एक आधी एक्सप्रेशन आ गई बेटा। तो अगर सानू कोई पूछे कि आफ्टर फायरिंग बुलेट की काइनेटिक एनर्जी कढो, वो भी कढ सकते हैं आप, प्रोवाइडेड सानू ये दसिया गया होए कि फायरिंग के दौरान कितनी एनर्जी रिलीज हुई है ना, केमिकल एनर्जी रिलीज हुई है डेल्टा के, है ना? हाँ, केमिकल एनर्जी कंज्यूम्ड कह लो या इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी कह लो, सिस्टम की टोटल इंक्रीज इन काइनेटिक। सिमिलरली तुसी जे आ वाला के भी इत्थे पुट कर दो तो केजी भी कट सकते हैं, और केजी कितना आ जाएगा? मैं डायरेक्ट रिजल्ट लिखता ना, ठीक है? तो आप रिकॉइल वेलोसिटी निकाल के देख ली, देन काइनेटिक एनर्जीज ऑफ बुलेट एज वेल एज गन आफ्टर फायरिंग भी निकाल ले एक्सप्रेशन, है ना? प्लस आफ्टर फायरिंग गन और बुलेट की काइनेटिक एनर्जी की रेशो भी देख लो, मोमेंटम की रेशो भी, ये सारा टिप्स से चाहिए, इंपॉर्टेंट बहुत है ये टॉपिक। प्लस हम देखो हुण इसे ही टॉपिक नूं आपां किहदे नाल जोड़ना, हैडिंग लिखो एक्सप्लोजन ऑफ ए बॉम्ब, एक्सप्लोजन ऑफ ए बॉम्ब। देखो बेटा, जेड़ा बॉम्ब है आफ्टर एक्सप्लोजन ਉਹਦੇ दो फ्रैगमेंट्स टुकड़े भी हो सकते हैं, 3 भी, 4 भी, 8 भी, 10 भी, पर साडे सिलेबस दे विच मेनली आफ्टर एक्सप्लोजन या 2 फ्रैगमेंट्स बनने हैं, 2 टुकड़े या 3, 2 या 3। हुण वो जिहड़े 2 टुकड़े बनने, जदों गल नूं समझिओ, हुण वो 2 टुकड़े का बिहेवियर उदा ही है जिदा कि फायरिंग तो बाद बुलेट और गन का वा, समझ गए गल नूं? इस करके जे साडे सामने एक प्रॉब्लम आती है जिहदे विच एक बॉम्ब 2 फ्रैगमेंट्स च डिवाइड हो जाता, टुट जाता, तो फिर जो कहे कि एक फ्रैगमेंट दी वेलोसिटी कढो, दूसरे की दिती है, तो जिहड़ी दिती है उन्होंने कितना ट्रीट कर लो, लाइक ए बुलेट, तो जिहड़ी कढनी है उन्होंने कितना ट्रीट करो, गन वांग। तो रिकॉइल वेलोसिटी कढण वाला फार्मूला लग जाना, है ना? तो इसी तरह काइनेटिक एनर्जी भी कढ सकते हैं दोनों फ्रैगमेंट्स की, क्योंकि एक टुकड़े नूं की मनना आपां
दूजे नू, है ना, आही सेम फार्मूला जी डिस्कशन की है ना। तो एक टुकड़े लिए बुलेट वाला फार्मूला लाई जाना, एक लिए गन वाला, बस जे दो फ्रैगमेंट। तो आप डिस्कस करने लगे हुण 3 वाला केस, है ना। ब्रैकेट लिख लो, एक्सप्लोजन ऑफ बॉम्ब, ब्रैकेट लिखो, फॉर्मेशन ऑफ 3 फ्रैगमेंट्स, फॉर्मेशन ऑफ 3 फ्रैगमेंट्स। तीन टुकड़े है। गल नूं फिर देखो भाई, जिस तरह बेटा फायरिंग के दौरान कोई एक्सटर्नल फोर्स रिस्पॉन्सिबल नहीं है, सिर्फ इंटरनल फोर्सेस ही है। एक्सप्लोजन च भी सेम ही है, जिहड़ा बॉम्ब है ना, तो उहदे अंदर जिहड़े कैमिकल्स है, तो उन्हां दी एनर्जी करके ही एक्सप्लोजन हो रहा। तो इंटरनल फोर्सेस रिस्पॉन्सिबल है, एक्सटर्नल नहीं। अच्छा, हुण इत्थे एक गल दा ध्यान दिओ बई, एक क्वेश्चन का आंसर मिल जाना थानू कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम की जो स्टेटमेंट है, उहदे अकॉर्डिंगली किसी भी सिस्टम की मोमेंटम कांस्टेंट कदों होएगी? नेट फोर्स 0, है ना, उदों होएगी। हुण नेट फोर्स कित्थों आंदी है? सम ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस तो, है ना। तो हुण ध्यान दिओ, आप एग्जाम्पल की है गन और बुलेट की। गन और बुलेट दे विच फायरिंग के दौरान एक्सटर्नल फोर्स कोई नहीं लग रही, पर इंटरनल फोर्सेस लगियां सी 2। एक बुलेट ने गन ते लगाई, एक, है ना, 2 लग गई। तो ये इंटरनल फोर्सेस दे करके मोमेंटम सिस्टम की चेंज हुई सी कि नहीं हुई? नहीं। मोमेंटम चेंज करने लिए किहनू आना पैना? एक्सटर्नल। इंटरनल फोर्सेस कभी भी सिस्टम की मोमेंटम नू चेंज, पर जे मैं कहां कि क्या इंटरनल फोर्सेस सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी नू चेंज कर सकदियां, है ना। पता लग चुका तुहानू, क्योंकि बुलेट प्लस गन सिस्टम की बिफोर एक्सप्लोजन काइनेटिक एनर्जी 0 सी, बट आफ्टर एक्सप्लोजन काइनेटिक एनर्जी पॉजिटिव हो गई थी, है ना, तो इंक्रीज हो गई। सो ਇਹਦਾ मतलब ਹੁਣ इस क्वेश्चन जे आ जाए कि क्या इंटरनल फोर्सेस मोमेंटम नू चेंज कर सकदियां? नहीं। तो क्या इंटरनल फोर्सेस काइनेटिक एनर्जी नू चेंज कर सकदियां? यस, है ना, इत्थों ही आंसर मिल जाएगा। अच्छा, वापस आइए। हुण बॉम्ब ने आफ्टर एक्सप्लोजन कितने फ्रैगमेंट्स टूटना? 3 फ्रैगमेंट। हुण वो जिहड़े 3 फ्रैगमेंट्स है, वो बिफोर एक्सप्लोजन आपस च जुड़े हुए हैं, सिंगल बॉम्ब है ना। तीनों फ्रैगमेंट्स टुकड़े जुड़े ही है ना, बॉम्ब बना रहे हैं। ते इनिशियली बॉम्ब रेस्ट ते है ना, क्योंकि आप मानते हैं कि वो बॉम्ब दीवार ते रखा हुआ, तो वो रेस्ट ते है। तो जे बॉम्ब रेस्ट पे है, तो उस बॉम्ब की टोटल मोमेंटम बिफोर एक्सप्लोजन कितनी हो? तो जो आफ्टर एक्सप्लोजन 3 फ्रैगमेंट्स बनणगे, तो तीनों फ्रैगमेंट्स की कल्ले कल्ले की मोमेंटम तो होएगी, पर तीनों का वेक्टर सम 0 ही होएगा। समझ आई है गल? वो 0 क्यों होएगा? क्योंकि एक्सटर्नल फोर्स ना लगन करके टोटल मोमेंटम सिस्टम की कांस्टेंट रहनी है। और कांस्टेंट का मतलब बिफोर एक्सप्लोजन जो टोटल मोमेंटम है सिस्टम की, आफ्टर एक्सप्लोजन भी उन्नी ही रहनी है ना। समझ आइए गल? तो बॉम्ब जिहड़ा वा वो आफ्टर एक्सप्लोजन चाहे 3, चाहे 2, चाहे 5, चाहे 10, जिन्ने मर्जी फ्रैगमेंट्स टूट जाए, हर फ्रैगमेंट भी अपनी अपनी मोमेंटम होएगी, पर टोटल मोमेंटम सारे फ्रैगमेंट्स की मिला के कितनी रहेगी? 0 ही रहेगी, जिन्नी बिफोर एक्सप्लोजन सी बॉम्ब की। तो ये ध्यान च रखना गल। हाँ, नहीं नहीं नहीं, ये जरूरी नहीं पुत। तिना की मोमेंटम का सम
जीरो होना वा ਉਹਦੇ ਲਈ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ नहीं है कि तीनों एक दूजे ਦੇ परपेंडिकुलर इंटरनल फोर्सेस हाँ नहीं तीन कितना हुई पुत्त ना गल सुनो जेडे तीन फ्रैगमेंट्स है 1 2 तो 1 और 2 च भी दो फोर्सेस होनी एक 1 ने 2 ते लगानी 2 ने 1 ते लगानी 2 और 3 दे पेयर च भी 2 ने 3 ते लगानी 3 ने 2 ते लगानी 1 और 3 दे पेयर च भी है ना तो वो पेयर च ही रहनी वा हुण इस गल नूं आपां समझण लई लिखो लेट a bomb of mass capital M be at rest before explosion जेड़ा बॉम्ब है उसका टोटल मास कैपिटल एम है और वो रेस्ट पे मान लिया बिफोर एक्सप्लोजन देयरफॉर मोमेंटम ऑफ सिस्टम बिफोर एक्सप्लोजन कितनी हो गई जीरो लेट आफ्टर एक्सप्लोजन three fragments of masses m1 m2 and m3 having velocity v1 v2 v3 respectively are formed मोमेंटम ऑफ फर्स्ट फ्रैगमेंट की होगी बेटा m1v1 सेकंड दी थर्ड दी ठीक है हुण जिस तरह बुलेट गन वाले केस के विच ना 1D मोशन सीगा मतलब जिधर नू बुलेट जा रही है गन उहदे ऑपोजिट रिकॉइल हो रही ना स्ट्रेट लाइन पर जिहड़ा आ वाला केस है ये इन्ने प्लेन होना इन्ने प्लेन 2D प्रॉब्लम है हुण 2D प्रॉब्लम दे विच सब तो पहला किहड़ी गल दा ध्यान देना कि वैक्टर क्वांटिटीज नू विद प्रॉपर साइन समझना वा हुण अगर मैं तुहानू कहां कि टोटल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम आफ्टर एक्सप्लोजन लिख सकते हैं है? नहीं जीरो तो है ही है कितना लिखूंगे P1 प्लस P3 तीनों का वेक्टर सम जीरो होएगा बट टोटल मोमेंटम आफ्टर एक्सप्लोजन कितनी होएगी है ना तो लिखो टोटल मोमेंटम आफ्टर एक्सप्लोजन P1 वेक्टर प्लस P2 वेक्टर प्लस P3 वेक्टर लिख लिया एज no external force is involved in explosion as no external force is involved in explosion so linear momentum of the system will remain constant will remain conserved
ਉਹਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਵੀ P1 plus P2 plus P3 ਦਾ ਵੈਕਟਰ ਸਮ ਕੀ ਹੋਏਗਾ 0 है ना। ਇਹਦਾ मतलब आ देखो पुत्र हम P1 plus P2 मतलब इन्हां तिन्हां विचों कोई भी दो मोमेंटम का वैक्टर सम तीसरी दे मोमेंटम दे इक्वल बट ऑपोजिट होएगा है ना। ये वैक्टर कोई भी दो जरूरी नहीं 1 और 2 का 1 plus 3 करके उधर P2 आ जाएगा। अच्छा हुण देखो ध्यान नहीं हो पुत्र जदों तुसी दो वैक्टर्स का वैक्टर सम लेने हैं तो मैग्नीट्यूड लिख सकते हैं P1 वैक्टर प्लस P2 वैक्टर का मैग्नीट्यूड कड्ढण का फार्मूला की हो अंडर रूट हाँ आ गल नूं समझो पुत्र आ वैक्टर फॉर्म च लिखता ना तो ये कह रहा कि मॉड P1 वेक्टर प्लस P2 वेक्टर ते मॉड P3 वेक्टर बराबर ही है। समझ गए नेगेटिव साइन का डायरेक्शन नाल जुड़े है ना। एदा मतलब P3 वेक्टर दा मॉड के बराबर लिख सकते हैं अंडर रूट cos थीटा थीटा कौन है हाँ एंगल बिटवीन P1 वेक्टर एंड P2 वेक्टर। समझ आई गल। तो इस तरह नाल इक्वेशंस बनानियां पैणियां अपन। हुण अगर मान लो थानू कह दे कि जेड़े दो फ्रैगमेंट्स है तीन है ना टोटल तिन्हां विचों दो फ्रैगमेंट्स जेड़े है वो एक दूजे दे परपेंडिकुलर है। तिन्हां विचों दो फ्रैगमेंट्स अगर एक दूजे दे परपेंडिकुलर है इट मींस थीटा 90 हो जाए है ना। और जेड़े दो परपेंडिकुलर है मतलब दो फ्रैगमेंट्स एंगल दिता वो 1 2 च आ जाने हैं ते जेदे च नहीं दिता वो 3 च आ जाना। तो इस तरीके नाल टैकल करना पैना था और ये बड़ा इंपॉर्टेंट फार्मूला। हुण बेटा लास्ट लिखो करांगे कल ही रॉकेट प्रोपल्शन। रॉकेट प्रोपल्शन प्रोपल्शन है ना। हुण इस टॉपिक नूं करते वक्त लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम ही कंसिडर होएगा पर कल तो ना इदा करना जिहड़ी तुहानू असाइनमेंट्स मिल गई होनियां सारियां हुण ए एंड बी जिहड़ियां दो असाइनमेंट्स है ना उहदे न्यूमेरिकल कल तो तुहाडे नाल होने चाहिए है ना। उन्हां नूं ट्राई करना शुरू करिए विचों ठीक है वो नाल रखने हैं मतलब डेली नाल लैके आने न्यूमेरिकल फोन च ही है ताकि आपां प्रॉब्लम्स नूं सॉल्व करिए। ओके।